So let us begin with the increasing function. Increasing function. Now what is increasing function? A function is said to be increases. A function is, first of all we are to write here not a function. First of all, for the definition we will write here a continuous function. A continuous function will be increases continuous function will be increases if fx increases as x increases. See, this is the definition. कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप x में इंक्रीज करते हो, इट मीन्स जब आपने x में चेंज करना है तो वो आपका जो चेंज होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा. मतलब आप क्या चेंज करोगे, x प्लस h. ठीक है, और वो चेंज हम वेरी वेरी स्मॉल में ही जाते हैं. जब भी हम कोई चेंज करते हैं हम बहुत बड़ा चेंज नहीं करते, द चेंज विल बी वेरी वेरी स्मॉल. लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज तब करेगा, सपोज ये आपका x है और अगर आप x में इंक्रीज करोगे, देखो x में इंक्रीज इस साइड में होगा, और अगर आप कहोगे कि x में इंक्रीज इस साइड में कर दें, नो, यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है और इधर x होगा इंक्रीज. यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है. तो हमें लेना है जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे दिस इज f ऑफ x, जिसको हम y बोलते हैं, दिस इज x एक्सिस, x डैश, y डैश. जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे, सपोज अगर आपका x था तो फंक्शन यहाँ पे था, ठीक है. अब आपने x को थोड़ा सा बढ़ाया, तो x को थोड़ा सा बढ़ाया तो आपका जो y एक्सिस है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया. लाइक मान लो कि अगर x यहाँ पर 2 है, अगर आप x को मान लो कि 2 ले रहे हो, x 2 है तो y को मान लो हमने 3 लिया तो ये वाला पॉइंट आ गया. अब मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया, जब हमने x को थोड़ा सा बढ़ाया तो फंक्शन की वैल्यू मान लो 4 हो गई, ठीक है. यहाँ पर जो y है 4 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया. फिर थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, थोड़ा 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 ऐसे इंक्रीज कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है. तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, द फंक्शंस विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन. सो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंबॉलिकली देखें कि सिंबॉलिकली इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली क्या होगा कि अगर x1 x2 से छोटा है, सी, अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी ही होगी. फंक्शन की वैल्यू एट x1 और फंक्शन की वैल्यू एट x2 भी छोटी ही होगी. जैसे अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया था और इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त मैंने ये बोला कि f ऑफ 2 3 आ रहा है, फिर आपने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, x की वैल्यू को मान लो हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मैंने ली थी 4. तो अब आप चेक करो कि 2 लेस देन 3 आ रहा है, 2 इज लेस देन 3 मीन्स x1 इज लेस देन x2. दिस इम्प्लाइज दैट तो फंक्शन की वैल्यू भी तो लेस ही आ रही है ना. सी, 3 इज लेस देन 4. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का सिंबॉलिकली नोटेशन है कि अगर किसी इंक्रीजिंग फंक्शन को सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ये वाली डेफिनेशन दोगे. अदरवाइज तो वर्बली तो हम बोल ही सकते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y एक्सिस भी बढ़ता जा रहा है. y एक्सिस में भी उतना ही चेंज होता जाएगा जितना x एक्सिस में चेंज होगा, राइट. तो ये डेफिनेशन भी आपने लर्न करनी है. अगर x1 x2 से छोटा है तो उसके फंक्शन की वैल्यूज भी x2 फंक्शन की वैल्यू एट x1 इज लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट x2. और इसी को अगर आप ऑपोजिट वे में लिखते हो कि अगर x1 x2 से बड़ा है, अगर x1 x2 से बड़ा है
This implies that f of x1 will be greater than equal to f of x2. अगर आप x1 को x2 से बड़ा ले रहे हो तो f of x1 will be greater than equal to f of x2. इसी का रेसिप्रोकल वे हमने एक तरह से लिख लिया है. So this is about the increasing function, right? Now there we have one theorem related to increasing function. So let us write its statement. For a function fx continuous in closed interval ab. See, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं ओपन इंटरवल पे. वो क्यों करते हैं? क्योंकि ओपन इंटरवल पे हम क्लोज्ड इंटरवल पे टेंजेंट्स बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कोई लाइन है, ये मैंने कोई इंटरवल लिया लाइक 1 to 2 में कर्व है, ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि 1 पॉइंट पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, नो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एट ए पॉइंट 1 वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स. सिमिलरली एट ए पॉइंट 2 वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स. बट जब हम इस इंटरवल के बीच वाला कोई पॉइंट लेते हैं तो हमें हमेशा एक ही टेंजेंट मिलती है. एज यू कैन सी, इसको थोड़ा वाइड करते हैं तो आपको क्लियर होगा. तो अगर आप इसके बीच में से कोई पॉइंट उठाते हो तो आप एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो टेंजेंट की तो डेफिनेशन ही यही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द कर्व और विद द सर्कल, जो आप सर्कल पढ़ के आए हो, वो एक ही होना चाहिए. देयर शुड बी ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो वहां पर जब आप बाउंड्री पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाती हैं. इसीलिए जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है. डिफरेंशिएबिलिटी इज only is only applicable for the open interval. तो यहाँ पर जब भी continuity की बात होती है, continuity की बात जब होती है वो हमेशा closed interval के लिए होती है always. ठीक है, आप ग्रेजुएशन में भी जब आप रिसर्च करोगे इससे रिलेटेड तो वहां पर ज्यादा आपको हमेशा क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा. जब आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे वहां पे हमेशा आपको ओपन इंटरवल मिलेगा. कॉन्सेप्ट टेंजेंट्स वाला है क्योंकि बाउंड्री पे टेंजेंट्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते. So theorem is for a function fx is continuous in AB if देखो कंडीशन हम बनाने लगे हैं. if f dash x is greater than equal to 0 for all x in open interval AB. देखो डिफरेंस क्लियर हो गया ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की, और डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी बात होती है तो उसमें जो भी x होगा वो किस में से आएगा? ओपन इंटरवल में से आएगा. वो x हमेशा ओपन इंटरवल में से आएगा. अगर कॉन्टिन्यूटी की बात होगी तो वो x हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में से आएगा. देखो इसके मार्क्स मिलते हैं. अगर ये क्लैरिटी नहीं है, अपनी मर्जी से डाल दिए इंटरवल, मीन्स आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकल के आती है. For a function fx is continuous in closed interval ab if derivative is greater than equal to 0 for all x belongings to open interval ab, then the function is an increasing function in closed interval ab. ये भी ध्यान रखना है कि जो आप इंक्रीजिंग फंक्शन बताते हो या डिक्रीजिंग फंक्शन बताते हो वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पे बताओगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल पे है. सिमिलरली आप अगर किसी पॉइंट से शुरू करते हो फंक्शन को, लाइक अगर 1 से शुरू करते हो तो 1 से स्टार्ट करोगे, आप 1.00001 से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो कॉन्टिन्यूटी में जस्ट हमें यही देखना है कि ग्राफ ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, राइट? तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन की डिस्कशन कर रहे हैं. तो कंडीशन में जब भी जो x लेना पड़ेगा वो होगा फ्रॉम द ओपन इंटरवल ab, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ab. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी क्लोज पर एप्लीकेबल है, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन पे एप्लीकेबल है, कॉन्टिन्यूटी क्लोज पे एप्लीकेबल है. तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा है रेट ऑफ चेंज वो निकल गया है सिलेबस से, तो इसको अब छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज पहले हम नहीं करते थे.
क्योंकि वेटेज वहां से रहती थी रेट ऑफ चेंज से क्वेश्चन की, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो थ्योरम भी आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीज है, फंक्शन इंक्रीज ले रहा है, तो हमने एक कंडीशन बनानी है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये एक तरह से फॉर्मूला है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमें अब प्रूव करना है। अब देखो मैं कोई x ले रही हूँ, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि हमें जस्ट ये इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, तो हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी से कोई भी x उठा लेते हैं। ठीक है, अब मैं x में थोड़ा सा चेंज करने लगी हूँ, वो मैंने चेंज कर दिया डेल्टा x, वे डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल, टेक डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल। अब मैंने बेटा x में थोड़ा सा चेंज कर दिया। जब आपने x में थोड़ा सा चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो x से तो बड़ा ही होगा। एग्री करते हो कि अगर आप x में थोड़ा सा चेंज करते हो तो वो x से बड़ा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर मैंने x को 1 लिया और मैंने वो चेंज 0.001 ले लिया तो ये 1 से तो बड़ा ही होने वाला है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड में, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, राइट। सो take this fx on the left hand side, f of x plus delta x minus f of x greater than equal to 0, right। अब ये जो हम क्या करने लगे हैं, जो हमारा डेल्टा x है, डेल्टा x अप्रोच करता है 0 को, पर डेल्टा x कभी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में हम ऐसे ही करते थे, h अप्रोचेस टू 0, अप्रोच कर रहा है 0 के बहुत बहुत पास है, लेकिन वो 0 नहीं होता। 0 तो एक नंबर हो गया नंबर लाइन पे, तो अब मैंने 0 में थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम 0.0000000 कितना भी मान ले सकते हैं दूर जाके, लेकिन वो 0 कभी भी नहीं होगा। तो अब मैं इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप डेल्टा एक्स को ही 0 ले लेते हो, अगर डेल्टा एक्स को 0 ले लेते हो तो फिर तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। बट डेल्टा एक्स जो होता है वो हमारा चेंज होता है, और वो चेंज बहुत छोटा चेंज होता है, लेकिन वो 0 कभी नहीं होता। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसको 0 पुट कर देते हैं, जैसे लिमिट में हम करते हैं h अप्रोचेस टू 0, h को 0 पुट कर दिया, वो 0 के बहुत पास होता है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करने लगी हूँ, क्योंकि ये 0 नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर लिमिट दे देते हैं कि ये जो हमारा डेल्टा एक्स था वो अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अब आप चेक करो कि ये तो डेफिनेशन बन गई है, किसकी डेफिनेशन बन गई है, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो जो डेफिनेशन आप ये कर रहे थे, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये वही चीज बन गई है। अब h की जगह हमने डेल्टा x ले लिया, तो आप डेल्टा x की जगह h भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, उसमें ज्यादातर हम डेल्टा x ही लेते हैं, और फिजिक्स में भी आप डेल्टा x लेते हो इस तरह से। तो ये जो हमारी डेफिनेशन बन गई है f डैश x विच इज इक्वल टू f डैश x, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेंस क्या प्रूव किया हमने कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, if function is increasing then f dash x is greater than equal to 0 always। ये कंडीशन है कि ये फॉर्मूला मिल गया हमें क्वेश्चन को प्रूव करने का, कि अगर आपको कोई कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की अभी बात नहीं हो रही, अगर आपको कोई कर्व इंक्रीजिंग चेक करनी है तो सिंपली आपने डेरिवेटिव निकालना है, और जिस पॉइंट पे चेक करनी है वो पॉइंट x की जगह पुट करना है। बस ये चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं। अगर तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो लेट्स हैव वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं वो ज्यादातर स्ट्रिक्टली वाली हैं, तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो सकता है? इफ वी चेक द फंक्शन ग्राफिकली, कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के जो दोनों ग्राफ्स हैं उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय समवन इन इंटरव्यू, ये मेरे से इस बार इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ, ये मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन का हम कर रहे हैं ग्राफ,
और यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. सो सी व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है. मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. अब देखो ये बढ़ती जा रही है कर्व, ये कर्व बढ़ती जा रही है. अब क्या होगा, किसी एक ऐसे पॉइंट पर एक मिनट, किसी एक ऐसे पॉइंट पर ये कर्व कांस्टेंट हो गई, फिर ये बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ गई, फिर कहीं जाकर थोड़ी सी कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हो रही है. मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक ऐसा इंटरवल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक ऐसा इंटरवल है जहां पर आपका ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा. यहाँ पर आप चेक करो कि दोनों के ग्राफ्स में मेजर डिफरेंस ही यही है. यहाँ से ले यहाँ तक ये जो कर्व है ये कांस्टेंट कर्व है, नो चेंज, स्टेगनेंट हो गई है. ठीक है, यहाँ पर भी स्टेगनेंट हो गई है. अब यहाँ से यहाँ तक तो हम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आके स्टेगनेंट हो गए हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा. फिर हम इंक्रीज होते जा रहे हैं, फिर स्टेगनेंट हो गए, फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शंस कहा जाता है. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शंस. जो भी ये हमने कर्व ड्रॉ की है. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ ये और सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, कांस्टेंट कभी नहीं आपको मिलेगा ग्राफ. तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, कहीं पे भी स्टेगनेंट नहीं हो रहे, सांस नहीं ले रहे, बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो. ठीक है, ऐसे बढ़ते ही जा रहे हो. क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये दोनों के ग्राफ्स का, ये दोनों के ग्राफ्स का डिफरेंस है कि इन दोनों के ग्राफ्स में क्या डिफरेंस होता है. इंक्रीजिंग में आपको स्टेगनेंट कंडीशन मिलती है, कहीं ना कहीं पर जाकर फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू देने लग जाता है. लाइक जैसे कांस्टेंट फंक्शन किया था ना हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, एफ को 2 पुट करोगे, एफ को 5 पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, आपको कांस्टेंट ही मिलना है. यहाँ पर आपको कभी भी एक कांस्टेंट नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगा. आपको अगर एफ ऑफ 1 निकाल रहे हो तो 4 आएगा, एफ ऑफ 3 निकाल रहे हो तो 7 आएगा, एफ ऑफ -2 निकाल रहे हो तो -2 पे मान लो 1 आएगा. ऐसे छोटी वैल्यू लेंगे ना हम, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है कि अगर x1 x2 से छोटा है तो उसकी फंक्शन की वैल्यूज भी छोटी होंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इसकी डेफिनेशन अब हम लिखते हैं. सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन. A function, a continuous function is said to be strictly increasing function if x1 is less than x2. This implies that f of x1 is less than x2. और अगर आप ऐसे ले रहे हो x1 is greater than x2, यहाँ पे और आ जाता है, this is the second definition, then f of x1 is greater than f of x2. तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो स्ट्रिक्टली के ही आते हैं, इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस नहीं आते. तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन की डेफिनेशन देखना क्या डिफरेंस है. अच्छा, इसकी भी बेटा वही कंडीशन रहेगी, अ स्ट्रिक्टली फंक्शन, सॉरी, a function is strictly increasing then f dash x is greater than 0. तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, तो स्ट्रिक्टली के लिए आपकी ये वाली कंडीशन हो गई. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दिस, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यूज नहीं करना, मतलब ये कंडीशन नहीं लगानी. Without using derivative, show that the function is function f(x) equals to 7x minus 3 is strictly increasing function, is strictly increasing function on R. तो यहाँ पे जो ऑन आर का मतलब है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डोमेन रेंज सीखा वो अभी यूज करना है हमने इस चैप्टर में. इसमें इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशंस में और इंटीग्रेशन और एप्लीकेशंस में, हाँ जी, यहाँ पर डोमेन रेंज का काफ़ी रोल रहेगा. हमें ध्यान से हमेशा सबसे पहले हमने अपनी डोमेन देखा करनी है कि आर पर, आर मतलब रियल नंबर पर हमें चेक करना है. तो हमारी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है वो क्या कहती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहता है
कि सबसे पहले हमें दो नंबर चूज करने पड़ेंगे इन रियल नंबर्स में से। दो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए x1 एंड x2। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहेगा कि अगर अगर x1 ग्रेटर देन x2 हुआ तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इसको जैसे याद होगा, आप 1 1 ऑन टू 1 1 प्रूव करते थे, कुछ वैसा ही हमें प्रूव करना है। तो मैं कंसिडर करने लगी हूँ। कंसिडर, एक चीज कंसिडर करते हैं, दूसरी प्रूव कर देंगे। कंसिडर x1 इज ग्रेटर देन x2, स्टेटमेंट बनानी है। अब स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? आपको चाहिए 7x, 7x से 7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए। 7x माइनस 3, दोनों साइड में -3 कर दो। ठीक है, तो अब आप चेक करो कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन बना है, दिस इज फॉर f ऑफ x1 एंड ये फंक्शन बनेगा किसके लिए? f ऑफ x2। एग्जैक्टली हमने फंक्शन बना लिया। किससे बनाया? सिर्फ इससे बनाया। हम यहाँ से शुरू हुए और हमने अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया एग्जैक्टली फंक्शन में। सो दिस इज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो हमने ये प्रूव कर दिया। Therefore, if x1 is greater than x2, this implies that f of x1 is greater than f of x2. Hence, the function is strictly increasing. But हर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल। लाइक अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाएं, इनवर्स के आ जाएं, कि आप x1 ग्रेटर देन x2 लेके चलो और अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दो एग्जैक्ट जो पूछा गया है, वो नहीं पॉसिबल। तो उसके लिए हमेशा हम डेरिवेटिव से ही चेक करते हैं। ये एप्लीकेबल उन्हीं क्वेश्चंस पे है जिनके फंक्शंस इजीली हम बना सकते हैं, राइट? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक कि इसके जैसा एक और क्वेश्चन हो। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन करके, सेम क्वेश्चन है ऐसा। fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17। आप इजीली चेक कर सकते हो। चेक वेदर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो हमने खैर किया ही नहीं अभी। तो कैसे चेक करोगे? ऑन आर। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू आर। लेट x1 ग्रेटर देन x2। ये तो हमारे हाथ में है ना, हम ले लेते हैं कि एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को ऐड कर दो। इजीली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास बन गया f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। देयरफॉर इफ x1 is greater than x2, this implies that f of x1 is greater than x2. Hence, function is strictly increasing. Hence, the function is strictly increasing. अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन की कंडीशन पर कि डिफरेंशिएशन में आपने कैसे चेक करना है। सो क्वेश्चन इज, so write down the question. show that fx equals to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing in r। तो इसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से करेंगे क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। और अगर आप मुझे बोलो कि मैम ऐसे करवा दो, स्टेटमेंट बना लो, नहीं पॉसिबल। अगर मैं x1 को बड़ा ले भी लेती हूँ x2 से, आई एम नॉट एबल टू डिराइव दिस स्टेटमेंट। नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट सेम होते तो फिर हम सोच सकते थे बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग की जो क्यूबिक होती है ना, क्यूबिक में हमेशा अगर आप क्यूब करते हो हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता, नेगेटिव आंसर मिलता। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 0 है कि आप बना लो इसको। तो इसको सिंपली करते हैं, fx इक्वल्स टू दिस। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग का पूछा गया है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग
देन f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बस हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या नहीं। सो लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड लगाना पड़ेगा। पहले इसका डेरिवेटिव लो, f डैश x 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब आप बोल सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ, हम अगर इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो ये पॉसिबल हो सकता है। स्क्वायर कंप्लीटिंग की सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होगा। एक्स स्क्वायर तो 1 बनाने के लिए 12 को कॉमन ले लो। अब आपने क्या करना है, सेकेंड कंडीशन इज जो एक्स का कॉफिशिएंट है, ये सीख लो बेटा, अब क्वेश्चन इससे बहुत करने हैं हमने। अब जो आपका x का कॉफिशिएंट है, x के कॉफिशिएंट का करना है आपने हाफ, ठीक है। हाफ कर लो, पहले इसको कटिंग वटिंग करके हाफ कर लेते हैं। 9 6 3 2, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, लेट्स सी क्वेश्चन कंप्लीट होता है या नहीं। हाफ करके जो भी आंसर आएगा उसका करना है स्क्वायर। 9/4 ऐड करोगे, 9/4 सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 9/4 ऐड कर दो, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। और बेटा ये अब आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेरे पास ये सॉल्व क्वेश्चन है, मैं आंसर लिखने लगी हूँ, टाइम ओवर होने वाला है, तो ये आप चेक कर लेना, प्लीज नोट इट डाउन। ये बेटा ये बनेगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये सारा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये सारी शायद टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये भी देखो, ये तो 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 3 9 एंड 3 4 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और कंप्लीट स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा होता ही नहीं है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। आप कोई भी इसमें x पुट कर दो, आपको वैल्यू जो है 0 से बड़ी ही मिलेगी। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, hence the function is increasing। अगर स्टेटमेंट में स्ट्रिक्टली का पूछा है तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डालोगे, अगर डाल दी तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यही दो मेन टॉपिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का आंसर हमेशा इक्वालिटी के साथ दोगे आप, और स्ट्रिक्टली का आंसर इक्वालिटी के बिना दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग फंक्शन। So we are to do more questions related to that, which we will do in tomorrow's lecture.